हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तवांग वाली घटना है, उस पर और भी कई अपडेट हैं जिस पर चर्चा करने जा रहा हूं मैं। ऐसी बातें हैं जो मीडिया में बहुत कम सामने आई हैं और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे एक एक करके। जो आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन है इस करंट अफेयर्स वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी की किस बटालियन के जवानों ने तवांग में चीनी सैनिकों को मुंहतोड़ जवाब दिया और खदेड़ दिया? आंसर को उपरोक्त सभी कौन कौन सी? सिख लाइट इन्फेंट्री, जाट रेजिमेंट, जम्मू कश्मीर राइफल्स। न्यूज़ आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टाइम्स में। तो इसके अनुसार चीन द्वारा जो उकसावे की कार्रवाई हुई उसका जवाब इन तीनों ने दिया है। तीनों बटालियन के जवानों ने बहादुरी से दिया। मीडिया रिपोर्ट में यह भी आई है बात कि भारतीय सेना को पहले ही चीन द्वारा उकसावे की कार्रवाई की खुफिया सूचना मिल गई थी और चीन की हरकत पर पहले से नज़र रखी जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि भारतीय सैनिकों ने चीनियों को कूट दिया वहाँ पर। न्यूज एजेंसी ANI ने ये बताया है कि 9 दिसंबर की अर्ली मॉर्निंग को करीब 3-4 बजे के आसपास घुसपैठ की कोशिश की थी चीनी सेना ने और इन 3 बटालियन ने, उनके जवानों ने खदेड़ दिया उन सबको। हाथापाई हुई और फिर पिटाई हुई और उनको खदेड़ दिया गया। ये पोस्ट है, उसका नाम है यांगसे, वहाँ पर ये घटना हुई है। और डिफेंस जर्नलिस्ट शिव अरोड़ है, उन्होंने सोर्सेज के हवाले से कहा है कि भारतीय फ़ौज है उसने 5 चीनी सैनिकों को भी उठा कर ले आई थी, वो इंडियन आर्मी के जो जवान थे वो, लेकिन फिर जो नियम है उसके अनुसार चीनियों को वापस कर दिया गया, उन 5 सैनिकों को। अब ये वीडियो देखिए, ये वायरल वीडियो है और इसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये किस वक्त का है, कहाँ का वीडियो है, इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। हमें नहीं पता कि कहाँ का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि भारतीय सैनिक चीनी सेना को, उसके सैनिक को बुरी तरह पीट रहे हैं, कूट रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये वीडियो 2021 का बताया जा रहा। ठीक है, तो एक वीडियो जो था चीन से रिलेवेंट है, तो इसलिए जो घटना हुई है उससे रिलेवेंट है, इसलिए मैंने ये बताया। ठीक है, और ये जो तवांग में जो झड़प हुई है तो इंडिया के सपोर्ट में अमेरिका आ गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री ने, अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि चीन उकसाता है और हम भारत के साथ हैं और पूरा नज़र रखे हुए हैं स्ट्रांगली इस पूरे मुद्दे पर। न्यूज़ आपने देखा। खैर, अब चलते हैं तवांग की घटना पर। चीन की तरफ से स्टेटस बढ़ाने की कोशिश की गई थी और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ तवांग है, मैंने कल भी बताया था। थोड़ा और मैंने सोचा कि कुछ और विजुअल 3D आपको दिखा दिया जाए, समझा दिया जाए। तो तवांग में कहाँ पर ये घटना हुई है, तो एक बार और नज़दीक ले चलते हैं जिस जगह ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये है पूरा पहाड़ी इलाका और 17,000 फीट की ऊंचाई पर। 17,000 फीट मतलब पूरा बर्फ़, आप देख रहे हैं ग्लेशियर जैसा हालात है वहाँ पर, और उस वक्त ये स्थिति हुई है। तो 9 दिसंबर की घटना है और इसकी भूमिका काफ़ी पहले से लिखी जा रही थी चीन के द्वारा और इसकी इन्फॉर्मेशन इंडिया को थी। इंडिया टुडे में मंजीत नेगी की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक कुछ हफ्ते में चीन जो है पिछले कुछ हफ्ते में तवांग सेक्टर में काफ़ी सक्रिय था और वहाँ पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर कोशिश यही थी चीन की ओर से कि वो ठंड चूँकि बढ़ रही है तो वहाँ पर सेना जो इंडियन पोस्ट है वहाँ से सैनिक कम होंगे तो फिर वो चढ़ाई करेगा और यहाँ पर एक नई स्थिति पैदा करने की वो कोशिश करेगा। और इसी की कोशिश के तहत वहाँ पर चीन जो है अपने ड्रोन वगैरह भी वहाँ उड़ा रहे थे। ये नॉर्मल ड्रोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आर्मी वाला ड्रोन होता है जो काफ़ी ऊंचाई पे उड़ता है और नज़र रखता है, तो आक्रामक ढंग से इंडियन आर्मी की ओर वो नज़र रख रहा था। तो इसकी जवाबी कार्रवाई के तहत इंडियन एयरफोर्स ने लड़ाकू विमान भी भेजे थे। इसको स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। तो स्क्रैम्बलिंग की गई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और सब कुछ नज़र रखी जा रही थी। इंडिया ने भी अपने ड्रोन्स वहाँ पर तैनात किए हुए थे और अधिक गश्त वहाँ पर की हुई थी। ओके, तो पोस्ट जो था वहाँ पर तो करीब 50 के आसपास फ़ौज थी, 50 के आसपास सैनिक थे, लेकिन बैकअप में ठीक उसके पीछे बड़ी संख्या में जवान थे। तो करीब 600 जवान, जैसा मीडिया रिपोर्ट में आया कि 600 जवान जब आगे बढ़े और इंडियन आर्मी के पोस्ट की ओर, तो
वहाँ पर 50 सैनिक थे इंडियन आर्मी के, और इस ऊंचाई पर पूरा बर्फीला हालात था, जंगल का हालात था। तो भारतीय सैनिकों ने चीनी पक्ष को वहाँ चुनौती दे दी। फिर गर्मा गर्म बहस हुई, इस दौरान पत्थरबाजी हुई, फिर हाथापाई हुई। चीनी सैनिक अपने साथ राइफल नहीं लेके आए थे, लेकिन डंडे थे उसके पास में, और उसमें कीलें लगी हुई थी। और कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये बताया गया कि टेजर्स था, मतलब जैसे आप मच्छर मारने के लिए जो बैटरी वाला जो इस्तेमाल करते हैं ना, जिसमें मच्छर करंट से मर जाता है, तो ऐसी स्टिक थे, उसमें करंट होता है बैटरी के द्वारा, तो उसे झटके लगते हैं, तो वो भी उसके पास थे। और इंडियन आर्मी भी खाली हाथ नहीं थी, और उसके पास भी ऐसे ही हथियार थे। और नतीजा ये हुआ कि इंडियन आर्मी ने वहाँ पहले तो मुकाबला किया, और फिर पीछे से पूरी जो फौज थी, बटालियन के टीम थी, वो वहाँ पर पहुँच गए, बाकी सैनिक वहाँ पहुँच गए, और नतीजा हुआ कि बहुत ही आगे तक इंडियन आर्मी ने उसको खदेड़ा, और वो चीन के पोस्ट की ओर तक इंडियन आर्मी आगे बढ़ गई थी। जो सैनिक थे वो टुकड़ी वहाँ पहुँच गई थी। हालांकि फिर बातचीत हुई, और एक दूसरे को लाउड स्पीकर के जरिए बताना, और फिर इंडियन आर्मी पीछे पहुँची। जनरल शिव अरोड़, उन्होंने दावा किया है कि भारतीय टुकड़ी चीनी पोस्ट तक पहुंची, तब फिर चीनी पोस्ट की ओर से कुछ हवाई फायर किया गया था, फिर लाउड स्पीकर से एक दूसरे को चुनौतियां हुई, फिर ये वापस आए इंडियन आर्मी के जवान, लेकिन 5 चीनी सैनिकों को भी उठा कर ले आए थे, लेकिन नियम के अनुसार उनको वापस भेज दिया गया। ठीक है, और ये तकरीबन आधे घंटे चला। अर्ली मॉर्निंग की बात है, 3-4 बजे के आसपास की ये घटना है, और चीन के बहुत ज़्यादा लोग घायल हुए। इंडियन आर्मी के जवान कुछ घायल हुए, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा चीन के घायल हुए। सवाल ये है कि मैंने जो कहा कि उनके पास हथियार नहीं थे, न इंडियन आर्मी के जवान के पास थे, न चाइनीज़ आर्मी के जवान के पास थे जिस वक्त ये झड़प हो रही थी। क्यों ऐसा था, हथियार क्यों नहीं थे? क्योंकि वहाँ पर जो LAC है, उस जगह पर जो भी गश्त होगी, तो उसमें ये नियम बना हुआ है कि एग्रीमेंट है कि कोई फायर आर्म्स नहीं ले जाएगा, नहीं हथियार नहीं ले जाएगा। हथियार उस तरह के आग्नेयास्त्र यानी राइफल हो गया, इस तरह की चीज़ें नहीं ले जाएगी, ताकि किसी की जान जाने से सैनिक की और कोई बड़ा मामला ना हो पाए। ठीक है, और इस इलाके में ख़ासतौर पर 2006 के बाद से तनाव बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि ये क्यों ऐसी स्थिति आई है कि चीन की तरफ से इतने बड़ी संख्या में, 600 की संख्या में, जब इंडियन आर्मी के जवानों से जूझा चाइनीज़ आर्मी के जवानों ने, क्यों, आखिर क्यों हुआ? विशेषज्ञों का ये कहना है कि चीन में अभी अस्थिरता सी स्थिति है, बहुत बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। मैंने कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था आपको कि वहाँ कोविड-19 का जो बहुत ही सख्त लॉकडाउन लगाया हुआ है, उसकी वजह से वहाँ विद्रोह हो रहा है, और शहर शहर में ये विरोध प्रदर्शन बढ़ते जा रहे हैं, और ये ऐतिहासिक है। ठीक है, और असंतोष वहाँ जो जिनपिंग हैं, प्रेसिडेंट हैं चाइना के, उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में ये एक कोशिश है कि विदेश किसी दूसरे देश के साथ तनाव पैदा कर दें, ताकि वो देश जो है चाइना के लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटकर और इस मुद्दे पे आ जाए कि सरकार को मजबूत करो। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये घटना हुई है। ठीक है, तो कई सारे जो नई इन्फॉर्मेशन है मैंने आपको दी, और इस जगह इस हालात में ये घटना हो रही है, और भारतीय सैनिकों ने बहादुरी से खदेड़ दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आया और लाइक बटन जरूर दबा देना, और शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपसे यही अपील है। अगर पसंद आया तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और कमेंट में बताइए ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल है, और 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान भी है मात्र 150 रुपये में। इसके जरिए आपको PDF मिलता है अगले 1 साल तक, और पिछले सालों के भी करंट अफेयर्स के PDF, और टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, और बुक्स में छूट मिलती है परचेज करने पर। और व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर भी है, कोई दिक्कत हो, कोई भी बात हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा ये तो मेंबरशिप की बात है, इसके अलावा भी करियर को लेकर कोई
आपके सामने समस्या है और कुछ सवाल हैं, झंझावात में हैं आप, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम इस चीज़ को देखती है और हमें बताया जाता है और फिर हम उसका जवाब भी देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म किस राज्य के कृषि क्षेत्र को घोषित किया गया? आंसर होगा इसका केरल। केरल में है ये, और न्यूज़ देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। ये सीड फार्म है, यानी बीज पैदा करने का फार्म है, कृषि क्षेत्र है, तो उसको कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया फार्म। केरल के मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। उन्होंने एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पर भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म घोषित हुआ है, किस जिले में? तो एर्नाकुलम जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो एक फार्म हो गया। कार्बन न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी काम के लिए जितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, मतलब हम पर्यावरण में जितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं उतना ही सोखने की क्षमता हो, या हम कहें कि इतना कम कार्बन पैदा करें कि हमारे जो जितनी हरियाली है ये उस कार्बन को सोख ले। तो ये हुआ कि कार्बन न्यूट्रल, तो हम एक्स्ट्रा कार्बन नहीं पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कृषि क्षेत्र में एग्रीकल्चर के दौरान, कृषि के दौरान बेहद कम कार्बन एमिशन करना और उसको सोखना है। मुझे लगता है बात समझ चुके होंगे। तो ये बीज फार्म है, एर्नाकुलम के अलुवा में स्थित है, कार्बन न्यूट्रल। ठीक है, तो ये है। एक बार मैप में दिखा देते हैं केरल कहाँ पर है। यहाँ है केरल, ये वाला जो हिस्सा है ये हुआ केरला। ओके, तो केरल की बात कर लें, राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री पी विजयन है, पहले बताया मैंने। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए दिसंबर 2022 में किस स्कीम की घोषणा की है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, साक्षरता, पर्यावरण, ये सब जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका आंसर होगा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, ये पीआईबी की ओर से ये प्रेस रिलीज जारी की गई है। उसका जो मेन हेडिंग है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, और ये 12 दिसंबर को इसे लॉन्च किया गया है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए दी गई स्कीम है। 5 साल तक ये स्कीम होगी और इस दौरान 5 करोड़ कोशिश है कि निरक्षरों को साक्षर किया जाए। ठीक है, 5 करोड़, और 5 उद्देश्य भी तय किए गए हैं। मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा। तो ये उद्देश्य रखा गया है। ठीक है, तो 5 वर्षों के दौरान जो इसका कुल बजट होगा साक्षरता का, वो 1037 करोड़ रुपए के आसपास होगा। 700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी और बाकी जो रकम है वो राज्य अपने हिस्से से खर्च करना होगा उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत विरोधी सामग्री दिखाने पर केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में किस देश के OTT ऐप को ब्लॉक कर दिया? आंसर होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के OTT जो प्लेटफॉर्म है, जो ऐप है, उसको बैन किया गया। तो न्यूज़ तो सामने रहा, ये आप देख रहे हैं। तो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, उसी ने 12 दिसंबर को ये फैसला किया है, ब्लॉक कर दिया। पाकिस्तान के कौन कौन से हैं? विडली टीवी, इसके अलावा 2 ऐप, एक स्मार्ट टीवी ऐप है, 4 सोशल मीडिया अकाउंट है, उन सबको भी ब्लॉक किया गया। मंत्रालय ने ये नियम, IT नियम जो है, मंत्रालय ने ये जो बदलाव किए हैं वो IT नियम 2021 उसके अनुसार किया। ठीक है, क्या हो रहा था उसमें? बहुत सारी ऐसी चीज़ें भ्रामक तौर पर दिखाई जा रही थी जिससे कि भारत की जो सच्चाई है वो गलत रूप से प्रेजेंट हो रहा था। जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार पर मतलब अपने ढंग से नई बातें, बाबरी मस्जिद के मामले में, ईसाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स हत्या, मालेगांव विस्फोट, समझौता एक्सप्रेस विस्फोट, तो इन सब पर, और इसके अलावा
स्टेट जो रिवर विवाद है, इन सब पर गलत इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी जा रही थी। तो ये पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के जो ऐप हैं OTT उसको बैन कर दिया गया है। तो मिनिस्ट्री तो है INB मिनिस्ट्री, तो उसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ। राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। राजधानी इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 14 दिसंबर को। हर साल 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि ऊर्जा संरक्षण, यानी जो ऊर्जा है आप बल्ब जला के मत छोड़ें, अगर कोई नहीं है तो पंखा ना चलाएं, अगर उस रूम में नहीं है तो जैसे सर्दी का वक्त है हीटर ना चलाएं, हीटर चलाना हो तो आप बैठें सामने में, मतलब बेमतलब में ऊर्जा की बर्बादी ना हो, इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है और पहली बार 2001 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2022 में किसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है, अपॉइंट किया? आंसर होगा जस्टिस दीपांकर दत्ता। ठीक है, जस्टिस दीपांकर दत्ता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उनके लिए केंद्र सरकार से सिफारिश की थी और केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद राष्ट्रपति ने नियुक्ति का ऑर्डर जारी कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने शपथ भी दिला दिया है इनको। तो अब जज बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में अब इनके आने के साथ ही 28 टोटल जज हो गए हैं। टोटल जो कैपेसिटी है 34 जज की है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, इनके पिता भी जज थे, एक रिश्तेदार भी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और कोलेजियम सिस्टम है उसके तहत ये नियुक्ति होती है। कोलेजियम यानी सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज मिलकर तय करते हैं कि किसकी नियुक्ति होगी। ठीक है, जज ही तय करते हैं कि कौन सा जज नियुक्त होगा सुप्रीम कोर्ट में और फिर वो रिकमेंडेशन भेज दिया जाता है केंद्र सरकार को, फिर केंद्र सरकार ये काम करती है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और हाँ, इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट के ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, G20 विकास कार्य समूह यानी डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप, उसकी मीटिंग पहली कहाँ पर हुई है? में ये मीटिंग हुई है इंडिया की अध्यक्षता में। भारत G20 का अभी अध्यक्ष है। तो 13 दिसंबर को इस ग्रुप की पहली बैठक हुई और ये 16 दिसंबर तक चलेगी, अभी चल रही है। और इसमें यही है कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उसको कैसे प्राप्त करने में तेज़ी लाई जाए, कैसे काम करें, उस पर ये चर्चा हो रही है। G20 आपको पता ही है, इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय यूनियन है। तो इस तरह से G20 होता है। G20 के शेरपा कौन है? अभी अमिताभ कांत हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इससे रिलेटेड है। भारत की G20 यानी G20 की अध्यक्षता के दौरान पहली वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक किस शहर में की गई? आपको बताऊं कि 200 बैठकें होने वाली हैं कई तरह की, तो उसमें ये भी है। तो ये वित्त और केंद्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की मीटिंग। ठीक है, केंद्रीय बैंक मतलब जैसे RBI है यहाँ पर, ऐसे ही जो G20 के देश हैं उन सब के जो बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उनके चीफ की। आंसर होगा बेंगलुरु। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। 13 से 15 दिसंबर ये मीटिंग चल रही और इसमें ये मीटिंग हुई है बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है, और इसमें तमाम जो मेंबर कंट्री हैं G20 के, उसके जो सेंट्रल बैंक है उसके चीफ वगैरह सब पहुँचे हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने की है और RBI गवर्नर ने भी की। तो इस मीटिंग में एजेंडा तय किया जा रहा है कि फाइनेंस को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए। ठीक है, स्थिरता जो अभी नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मंदी की हालत है, तो कैसे ठीक हो, कैसे सुधरे, इन सब को लेकर। ठीक है, और आपको पता है कि भारत 1 दिसंबर से G20 का अध्यक्ष है और अगले
30 नवंबर 2023 तक अध्यक्ष रहेगा। और G20 का थीम क्या है इस बार की इंडिया की अध्यक्षता में? वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला दिसंबर 2022 में देश के कितने जिलों में आयोजित किया गया? प्राइम मिनिस्टर नेशनल अप्रेंटिसशिप फेयर, इसका आंसर होगा 197, 197। इतने मेले आयोजित किए गए और देश भर के तकरीबन 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वहाँ के 197 जिलों में ये आयोजित किया गया। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है, उसके स्किल इंडिया मिशन के तहत ये मेले का आयोजन किया गया और इसमें बहुत सारी कंपनियों ने हिस्सा लिया और जिन लोगों ने अप्रेंटिसशिप चाहते हैं, मतलब जो लोग ये अप्रेंटिसशिप चाहते हैं तो उनको उसके माध्यम से अप्रेंटिसशिप प्राइवेट कंपनियों में दिलाने का काम किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? 2022 का, अब 2022 खत्म होने वाला है, फिर भी आंसर होगा भोपाल। और कब आयोजित होगा? तो होगा 2023 में। ठीक है, 2022 का आयोजन होगा जनवरी 2023 में। ओके, और न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, मतलब PIB की ओर से ही है। तो इसके बारे में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टेट मिनिस्टर जो हैं जितेंद्र सिंह, तो उन्होंने ये ऐलान किया, इस बात की जानकारी दी है। तो इंटरनेशनल इंडियन साइंस फेस्टिवल जो होगा, महोत्सव होगा, उसमें भोपाल में ये कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो 21 से 24 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और कल ताज़ा तरीन और कंटेंट देखना मत भूलना, आपके लिए लेकर आते हैं, आप डेली कंटेंट आता है। ओके, और मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो आप।